हेलो एवरीवन, मैं बिन इफेक्टिव एजुकेशन अब मैं आपका स्वागत करता हूँ। लास्ट जो मेरी क्लास थी उस क्लास में मैंने सेल के बारे में बताया था कि कोशिका क्या होती है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर मैंने बताया था और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। मैं उसको यहीं होल्ड कर रहा हूँ उस चैप्टर को। कुछ नेक्स्ट क्लास जो होंगी उसमें हम डिस्कस करेंगे। आज हम एक नया टॉपिक ले रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है ह्यूमन डिजीज, मानव रोग। कौन सा टॉपिक है? मानव रोग। मानव रोग जिसको हम बोलेंगे ह्यूमन डिजीज। देखो, ह्यूमन डिजीज एक ऐसा टॉपिक है जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे आपके एलडीसी से लेके जितनी भी एग्जाम्स हैं, पटवा, राजस्थान पुलिस, सबके अंदर मानव रोग में से क्वेश्चंस बनता ही बनता है। और भाई आपको खुशखबरी बता देता हूँ मैं आपको, आपके आरपीएससी है उसके एग्जाम्स कैलेंडर आ गया है, एसएससी का एग्जाम कैलेंडर आ गया है और एनटीपीसी रेलवे का भी कैलेंडर आ गया है। तो अब आपको यहाँ से बेटर कहीं नहीं मिलेगा, आपको यहीं से पढ़ना है जनरल साइंस बाय अरविंद सर। यहीं सर्च करोगे यहाँ। ह्यूमन डिजीज की बात करें, मानव रोग की बात करें, तो मैं बता देता हूँ जो मानव रोग है, ये सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें डिजीज कि डिजीज वर्ड का मतलब क्या होता है, रोग क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखो, इस चीज को मैं बेस से लेके जाऊंगा और इस टॉपिक के 5-6 वीडियो बनने वाले हैं। बैक्टीरिया, प्रोटोजोअन्स, हेलमिंथेस, वायरस, जितने भी सबसे जो रोगजनक है उनसे होने वाली बीमारी है उनको मैं अलग अलग वीडियो में डिस्कस करूंगा। आज ये बेसिक वीडियो है ह्यूमन डिजीज का कि कौन कौन सी डिजीज होती है, कितने प्रकार की डिजीज होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो डिजीज वर्ड है, ये एक अंग्रेजी शब्द है, एक इंग्लिश वर्ड है। ये कौन सा वर्ड है? इंग्लिश वर्ड है, अंग्रेजी शब्द है। और अगर इसके मैं टुकड़े करूं तो ये हो जाएगा DISEAS, डिजीज ऐसे हो जाएगा, जिसका मतलब होता है असुविधा। क्या होता है भाई इसका मतलब? असुविधा होता है। डिजीज का मतलब क्या होता है? असुविधा। भाई अगर हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन हैं, हमारी बॉडी ऑर्गन से मिलकर बनी है, ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनी है, तो जितने भी ऑर्गन है, चाहे किडनी हो, लंग्स हो, हार्ट हो, बॉडी के कोई से भी ऑर्गन में कोई भी असुविधा उत्पन्न हो जाए, कोई भी एबनॉर्मल सिचुएशन आ जाए, असामान्य स्थिति आ जाए, तो समझ लो आपका शरीर रोगग्रस्त हो गया है। आपका शरीर क्या हो गया है? रोगग्रस्त। तो डिजीज वर्ड जिसका मीन होता है असुविधा। क्या मीन होता है इसका? असुविधा, ये मीन होता है इसका। अगर हम बात करें कि शरीर में रोग कैसे उत्पन्न होते हैं, तो भाई बाह्य वातावरण में जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, आपका जो बाह्य वातावरण है, इसके अंदर बहुत सारे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं और वो सूक्ष्म जीव आपको नग्न आंखों से नहीं देख पाते हम लोग। उनको या तो माइक्रोस्कोप से देखा जाता है या किसी और सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी वगैरह। तो क्योंकि ये बाह्य वातावरण में, हवा में, पानी में, किसी भी माध्यम के, खाने में, किसी भी माध्यम में ये पाए जाते हैं और इनका पाए जाना हमारे शरीर के लिए बहुत बेकार होता है एक तरह से। सूक्ष्म जीव की बात करें तो ये सूक्ष्म जीव जो होते हैं इनको हम जीवाणु बोल सकते हैं, बैक्टीरिया इसको बोलते हैं, विषाणु या वायरस जिसको बोलते हैं। विषाणु, जीवाणु हो गया आपका, विषाणु हो गया, कवक हो गया आपका, खगीर इसको बोलते हो आप, प्रोटोजोअन्स हो गया, जैसे मलेरिया जैसे रोग होते हैं प्रोटोजोअन्स से होते हैं। तो ये जो जीव हैं जो बाह्य वातावरण में पाए जा रहे हैं, इन सूक्ष्म जीवों की ये जब शरीर में प्रवेश करते हैं, इनको हम वन वर्ड में क्या बोल सकते हैं? पैथोजेंस या रोगाणु। क्या बोल सकते हैं इनको? रोगाणु बोल सकते हैं भाई। क्या बोल सकते हैं इनको? रोगाणु। ये सारे के सारे पैथोजेंस होते हैं, रोगाणु होते हैं। और ये रोगाणु जब शरीर में प्रवेश करेंगे, इसमें प्रवेश करेंगे शरीर में, शरीर मतलब आपकी बॉडी। जब ये पैथोजेंस आपकी बॉडी में एंटर करेंगे तो एंटर करने के बाद आपका शरीर रोगग्रस्त हो जाएगा। इनके प्रवेश करने के बाद आपका शरीर क्या हो जाएगा? रोगग्रस्त हो जाएगा। बाह्य वातावरण में बहुत सारे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जैसे बहुत सारे पैथोजेंस, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोअन्स, हेलमिंथेस, इन सभी प्रकार के जो पैथोजेंस हैं ये
किसी भी मीडियम से हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद हमारी बॉडी को इफेक्ट करते हैं। इफेक्ट करते हैं मतलब हमारी बॉडी डिजीज हो जाता है, हम रोगग्रस्त हो जाते हैं। बट रोगग्रस्त तब होंगे जब हमारे शरीर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट WBC, अब ये WBC नई चीज क्या है इसको मैं बता देता हूं आपको। रक्त के अंदर जो हमारे शरीर में ब्लड होता है, ब्लड के अंदर 3 कणिकाएं पाई जाती हैं। एक होती है RBC रेड ब्लड कार्पोसेल्स, एक होती है WBC व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स, और एक होती है आपकी प्लेटलेट्स। क्या होती है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स से आप अच्छे तरह परिचित होंगे क्योंकि डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी होती है ना, उसमें प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है, तो आप इसको प्लेटलेट्स को अच्छे जानते होंगे। अब इन तीनों के अलग अलग कार्य होते हैं। ब्लड के अंदर जो 3 ये कणिकाएं होती हैं RBC WBC प्लेटलेट्स, तीनों के अलग अलग कार्य होते हैं। RBC जो है रेड ब्लड कार्पोसेल, लाल रक्त कणिकाएं, इनका कार्य होता है O2 और CO2 का परिवहन करना। जो आपकी ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड होती है, इन गैसों का परिवहन करने का काम होता है RBC का। WBC इनको सैनिक कणिकाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? सैनिक कणिकाएं बोलते हैं। सैनिक कणिकाएं इसलिए कहा जाता है, फोर्स सेल्स कहा जाता है इनको। सैनिक होते हैं ना, फोर्स होती है हमारी इंडियन आर्मी, वैसे ही इनको हमारी बॉडी का फोर्स सेल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये प्रतिरक्षा का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? प्रतिरक्षा का निर्माण करती है। देखो अगर आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, नोट्स वगैरह लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा, कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो मैं आपको PDF उपलब्ध करा दूंगा नोट्स की, आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा PDF का नोट्स का, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अभी आप इसको समझ लीजिए आउटलाइन से ही। तो प्रतिरक्षा का क्या हो जाएगा? निर्माण। तो प्रतिरक्षा का निर्माण कौन करेगी? WBC व्हाइट ब्लड कार्पोसेल, श्वेत रक्त कणिकाएं, किसका निर्माण करेगी? प्रतिरक्षा का। और आखिरी में बची हुई है प्लेटलेट्स। ये भाई क्या काम करती है? तो जो प्लेटलेट्स होती है आपकी, ये आप जो रुधिर का थक्का है उसको बनाने में कार्य करती है। जो थक्का जम जाता है, ब्लड क्लॉटिंग इसको बोलते हैं, उसके डेवलप में कौन भागीदारी निभाता है? प्लेटलेट्स। यहाँ WBC की बात चल रही है, इनको सैनिक कणिकाएं कहते हैं। ये प्रतिरक्षा का निर्माण करती है, इम्यूनिटी सिस्टम का। किसका निर्माण करती हैं? इम्यूनिटी सिस्टम का निर्माण करती हैं। अगर हमारे शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप है, अगर हमारे शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप है, तो भाई बाह्य वातावरण में पाए जाने वाले जितने भी पैथोजेंस हैं, जितने भी रोगाणु हैं, अगर वो हमारे शरीर में प्रवेश करेंगे तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा। कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जब तक हमारे शरीर में इम्यूनिटी डेवलप है, और वो किसकी वजह से डेवलप है? WBC की वजह से। बट अगर WBC जो हमारी इम्यूनिटी डेवलप कर रही है वो काम करना बंद कर दे, WBC नष्ट हो जाए, तो भाई हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। जिस दिन आप बीमार होगे उस दिन समझ लेना भाई आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो कमजोर हो गया है। तो फिर आप क्या करते हो? आप एंटीबायोटिक दवाइयां लेते हो, एंटीबायोटिक गोलियां लेते हो, इससे आपका वापस से प्रतिरक्षा का निर्माण होता है और वापस से आप ठीक हो जाते हो। तो मेन प्रोसेस क्या है डिजीज का? कि जो बाह्य वातावरण में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव हैं, जिनको रोगाणु बोलते हैं, ये रोगाणु किसमें प्रवेश करते हैं? शरीर में। और शरीर में प्रवेश करने के बाद शरीर क्या हो जाता है? रोगग्रस्त हो जाता है। तो रोगग्रस्त तब हो जाता है जब WBC जो इम्यूनिटी सिस्टम बना रही है वो काम करना बंद कर दे। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया है। क्वेश्चन कैसे बनेंगे? तो क्वेश्चन अभी ये तो बेस स्टार्ट है, क्वेश्चन आगे बनेंगे। अब यहाँ तक तो इतना कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, बस इतना आप समझ लेना RBC WBC और प्लेटलेट्स का कार्य क्या है। तो आइए हम आगे देखते हैं। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। वापस से बता देता हूँ, ह्यूमन डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हर कंपटीशन में इसका एक या दो क्वेश्चन मिल ही जाएगा। आने वाले 2-3 वीडियो इसी चैप्टर से रिलेटेड होंगे, तो आप इसको ध्यान से देखिए और समझिए। आपको जितने भी इंक्वायरी सब मैं ट्रिक से बताऊंगा। अभी ये बेसिक चल रहा है तो बेसिक को समझिए, क्योंकि साइंस, जनरल साइंस जो है, सभी जितने भी स्ट्रीम के लोग होते हैं, चाहे वो आर्ट्स के हों, कॉमर्स के हों या अदर स्ट्रीम के हों, वो सब पढ़ते हैं, तो उनको बायोलॉजी में दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं बेस से लेके चल रहा हूँ चीजों को। आगे देखिए, अब हम बात करेंगे कि जो बीमारी है, जो रोग हैं, जो आपकी डिजीज हैं, इन रोगों की अगर हम बात करें तो इनके प्रकार की बात करेंगे। इनकी बात करेंगे, इनके प्रकार की। तो प्रकार की बात करूं उससे पहले मैं बताऊंगा कि रोग उत्पन्न करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, फैक्टर कौन कौन से होते हैं। तो देखो, रोग उत्पन्न करने वाले कारक, रोग उत्पन्न करने वाले कारक, रोग उत्पन्न करने वाले कारक। अब मेनली अगर हम इनकी बात करें, मोस्ट ऑफ
तो 3 होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ फैक्ट। पहला जो है वो है आपका जैविक कारक। कौन सा कारक है? जैविक, बायोटिक फैक्टर, जैविक कारक। उसके बाद में आपका पोषण कारक, पोषण कारक न्यूट्रिएंट है ना, पोषण। और तीसरा जो है आपका हार्मोन एवं एंजाइम, एंजाइम की कमी और अधिकता, कमी और अधिकता। हार्मोन एवं एंजाइम की कमी और अधिकता, ये एक तीसरा फैक्टर है। दूसरा कारक है पोषण कारक, पोषण न्यूट्रिएंट जो होते हैं आपके, जो संतुलित आहार में होते हैं वो। और पहला कारक है जैविक। तो भाई जैविक कारक तो मैंने आपको बता दिए कौन कौन से हो सकते हैं। बैक्टीरिया हो सकता है जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हो? जीवाणु। दूसरा वायरस हो सकता है जिसको आप क्या बोलते हो? विषाणु। तीसरा कवक हो सकता है। चौथा हेलमिंथेस हो सकता है, हेलमिंथेस। प्रोटोजुअल्स हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? प्रोटोजुअल्स हो सकते हैं आपके। पोषण कारक, पोषण कारक देखो, शरीर में बीमारी सिर्फ बाह्य रोगाणु से नहीं होती है। शरीर में बीमारी, हमारा जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर जो रोग हैं वो न्यूट्रिएंट की वजह से भी होते हैं। जब भी तो बोला जाता है कि हमें संतुलित आहार खाना चाहिए। अगर आपके शरीर को संतुलित आहार नहीं मिल रहा है, पूर्ण रूप से प्रोटीन की कमी पूरी नहीं हो रही है, विटामिन की कमी पूरी नहीं हो रही है, या फिर आपकी खनिज तत्व हैं उनकी कमी पूरी नहीं हो रही है, तो कोई ना कोई बीमारी से आप ग्रसित हो जाओगे। अब हम बात करेंगे पोषण कारक में। पहला जो कारक है वो है आपकी से प्रोटीन्स हो गए, प्रोटीन की कमी। प्रोटीन की मैं यहाँ पर बात करूं, प्रोटीन शरीर की जो मसल्स होती हैं, जो मांसपेशियां होती हैं, उनके निर्माण में सहायक होता है। अगर आपसे वन लाइनर में कोई पूछे कि प्रोटीन का क्या कार्य होता है, तो प्रोटीन का कार्य होता है शरीर की मांसपेशियों का निर्माण करना, मसल्स का। इसलिए जितने जिमर होते हैं ना, जिम करने वाले होते हैं, सब बॉडी बिल्डिंग जो होते हैं वो सब प्रोटीन डाइट लेते हैं या प्रोटीन प्रोडक्ट लेते हैं। वो इसलिए लेते हैं क्योंकि प्रोटीन जो है वो मसल्स निर्माण करता है, मांसपेशियों का निर्माण करने में सहायक होता है। प्रोटीन की कमी से कुपोषण हो जाता है। कुपोषण से जो बीमारी होती है वो होती है, दो बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है। एक है क्वाशी और कोर, ऊपर लिख देता हूं मैं। एक है आपकी क्वाशी और कोर, इनको बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। एक होता है मरस्मस, मरस्मस। ये दो बीमारी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कुपोषण की वजह से होती है। ठीक है। अब अगर आगे बात करें तो यहां आ जाएगा विटामिन। क्या आ जाएगा? विटामिन। विटामिन, विटामिन, कुछ विटामिन जल में घुलनशील होते हैं, कुछ वसा में घुलनशील होते हैं। देखो विटामिन की जो मात्रा है शरीर में बहुत सूक्ष्म पाई जाती है। संतुलित आहार में जो विटामिन है वो बहुत सूक्ष्म मात्रा में पाया जाता है, लेकिन सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा बीमारी विटामिन की कमी से होती है। तो विटामिन की तो अधिकता ने कमी दोनों बैलेंस होना चाहिए। विटामिन ए, डी, ई, के, इनको विटामिन का मैं एक स्पेशल वीडियो देंगे। अभी मैं आपको इतना बता देता हूँ कि इसकी कमी से क्या हो जाती है, बीमारी हो जाती है, रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तीसरा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो हमारा एनर्जी का निर्माण करता है, डिहाइड्रेशन वगैरह, तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट कोई चीज खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट हो गया। तो ये, और खनिज लवण। खनिज जैसे मतलब आपका ब्लड है, तो ब्लड किससे मिलकर बना होता है? फेरस से, आयरन से। और आपके जैसे हड्डियां हैं, हड्डियां किससे मिलकर बनती है? कैल्शियम से। तो कैल्शियम हो गया, आयरन, आपका जो फेरस है, लोहा जिसको बोलते हो, वो क्या हो गए? सब खनिज तत्व हो गए। तो ये सारे के सारे पोषण कारक हो गए। हार्मोन और एंजाइम की कमी से और अधिकता से होने वाले रोग, ये तीसरा कारक है। ज्यादातर बीमारी जैसे ऐसी भी होती है, जैसे मान लीजिए आपके थायराइड हो गया, तो एक गले के अंदर एक ग्रंथि पाई जाती है, ग्लैंड पाई जाती है, थायराइड ग्लैंड। इससे एक हार्मोन स्रावित होता है, उस हार्मोन का नाम है थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? थायरोक्सिन हार्मोन। और उस थायरोक्सिन हार्मोन की वजह से थायराइड, गलगंड, घेंगा रोग हो जाता है। तो हार्मोन की कमी से क्या हो रहा है? एंजाइम्स कुछ होते हैं, जैसे इंसुलिन। इंसुलिन जो आपका है ये हार्मोन है जो एक अग्नाशय जो ग्रंथि है आपकी वो स्रावित करती है, उसे मधुमेह, आपका डायबिटीज जो है वो रोग हो जाता है। तो ये तीसरा कारक हो गया। ये तीन इंपॉर्टेंट कारक है जो मैं बता दिए। अब हम फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे कि प्रकार रोग के, ये तो कारक हो गए। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिजीज की, टाइप्स ऑफ ह्यूमन डिजीज।
कि मानव रोग के प्रकार कौन कौन से हैं, मानव रोग कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो मोस्ट ऑफ अगर मैं बात करूं तो जो ह्यूमन डिजीज है वो आपकी दो प्रकार की होगी। एक तो जो होगी आपकी जन्मजात रोग, जन्मजात रोग, जन्म से जो उत्पन्न रोग है उसे हम जन्मजात रोग बोलते हैं। एक होगा आपका एक्वायर्ड डिजीज, अर्जित रोग, अर्जित रोग जो जीवन काल में अर्जित होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अर्जित रोग। एक तो जो जन्म से ही, देख जैसे मान लीजिए आपको कोई जेनेटिक डिजीज है, आनुवंशिक बीमारी है, तो आपके जो माता पिता को थी और वो बीमारी आपको हो गई, जैसे मान लीजिए हीमोफीलिया एक रोग है जो इसी का उदाहरण है जन्मजात का, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक रोग हो गया आपका थैलेसेमिया, हीमोफीलिया, थैलेसेमिया, थैलेसीमिया, और एक होता है ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता, वर्णांधता, वर्ण, इसको हम अच्छे से लिख देते हैं, वर्णांधता, वर्णांधता। ये जो बीमारी है कलर ब्लाइंडनेस इसको बोलते हैं, एक बार देख लेना, हिंदी में ठीक लिखा है, इंग्लिश में इसको कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। हीमोफीलिया, थैलेसीमिया। हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जो कौन सी बीमारी है, आनुवंशिक बीमारी। ये सारी की सारी जेनेटिक डिजीज हैं, जेनेटिकल डिजीज हैं सारी की सारी। आनुवंशिक क्या होते हैं, जो जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में जो लक्षण गमन करते हैं ना, वो आनुवंशिक ही होता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आनुवंशिकी का अध्ययन करते हैं, मतलब जो जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं, जो फैक्ट, जो मतलब लक्षण आ रहे हैं, उनका अध्ययन आनुवंशिकी कहलाता है। तो आनुवंशिक रोग कौन कौन से हो जाएंगे, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, वर्णांधता, जितने भी सिंड्रोम होते हैं, पटाउ सिंड्रोम, क्लाइफेल्टर सिंड्रोम, टनल सिंड्रोम, ये सारे के सारे सिंड्रोम्स, ये सब जन्मजात रोग होते हैं। हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है, अगर मान लीजिए आपके चोट लग जाए तो रक्त का स्राव अगर एक बार होने लग जाए तो वो रक्त निरंतर बहता रहता है, रुकता नहीं है, ब्लड क्लोटिंग नहीं होती, रक्त का थक्का नहीं बनता इस बीमारी में। क्यों नहीं बनता, क्योंकि ये बीमारी आनुवंशिक बीमारी है, और आपको याद हो तो इस बीमारी को रॉयल डिजीज बोलते हैं, शाही बीमारी। क्या बोलते हैं इसको, शाही बीमारी। काफी बार बहुत सारे कंपटीशन में आया है कि शाही बीमारी को किस बीमारी के नाम से जाना जाता है, तो भाई हीमोफीलिया को शाही बीमारी, या इंग्लिश में बोले तो रॉयल डिजीज बोलते हैं। क्या बोला जाता है इसको, शाही बीमारी बोला जाता है, रॉयल डिजीज बोला जाता है, क्योंकि ये रॉयल फैमिली में, शाही मतलब क्या होता है, राजा महाराजाओं की फैमिली। तो रानी विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया जो थी आपकी, रानी विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया की वंशावली में, विक्टोरिया की वंशावली में ये बीमारी हुई थी, रानी विक्टोरिया की वंशावली में ये बीमारी हुई थी, और उनके जो जितने भी वंश थे सब में ये बीमारी थी। तो ये जन्मजात बीमारी हो गई, क्योंकि ये जेनेटिकल डिजीज है, तो अगर किसी के पेरेंट्स के है तो उसके बच्चे की भी बीमारी होगी, अगर उसके जो बच्चे होंगे उसके भी बीमारी होगी। तो निरंतर ये जेनेटिकल डिजीज है, चलती आती है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रॉयल डिजीज, क्योंकि ये रानी विक्टोरिया की वंशावली में हुई थी। अब बात करें हम थैलेसीमिया और वर्णांधता। अगर थैलेसीमिया रक्त अल्पता होती है, क्या होती है, रक्त अल्पता, इसमें भी रक्त की कमी हो जाती है, रक्त अल्पता, ठीक है। वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता के अंदर आप रंग में विभेद नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, रंग में विभेद, मतलब डिफरेंस नहीं कर सकते कलर में। अगर आपको कोई कलर दिख रहा है तो आप कलर में डिफरेंस नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम अर्जित रोग, ये सेकंड भाग है इसका, अर्जित रोग। अर्जित रोग वे रोग होते हैं जिनको हम जीवन काल में अर्जित करते हैं। जितनी भी हमारी जिंदगी है, जितने भी हम जीवन काल है, 60 साल, 70 साल, 80 साल, जितना भी जीवन हम जी रहे हैं, उसमें जो बीमारी उत्पन्न हो रही है उस बीमारी को हम एक्वायर्ड डिजीज या अर्जित रोग कहते हैं। इनके टाइप्स की बात करें तो ये दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है संक्रामक रोग, कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल मतलब एक दूसरे के कम्युनिकेशन में आने वाले डिजीज कम्युनिकेबल डिजीज कहलाती है, संक्रामक रोग कहलाता है। दूसरा अनकम्युनिकेबल डिजीज, असंक्रामक रोग, या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोल सकते हो इसको, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, असंक्रामक रोग। तो संक्रामक और असंक्रामक
ये आगे जाके हम इन्हीं को स्टडी करेंगे, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ पार्ट है डिजीज के। संक्रामक वह बीमारी होती है जो एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलती है। संक्रामक बीमारी वह रोग है, संक्रामक कम्युनिकेबल डिजीज वह बीमारी है जो एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलती है। अभी अगर हम बात करें जितने भी वायरल डिजीज होती हैं, जितने भी वायरस से जो बीमारी होती है, सारी की सारी संक्रामक बीमारी होती है। एड्स संक्रामक बीमारी है, जितने भी इन्फ्लुएंजा, जितने फ्लू वगैरह जितने भी होते हैं सब संक्रामक बीमारी है। यहाँ तक कि आपका प्रेजेंट टाइम का जो वायरस है कोरोना, कोविड-19, ये भी एक इन्फेक्शन डिजीज है, ये भी एक वायरल डिजीज है, एक दूसरे के संपर्क से फैलती है। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे संक्रामक बीमारी की, उसके बाद स्टडी करेंगे असंक्रामक बीमारी की। असंक्रामक बीमारी वो होती है जो किसी के एक दूसरे के संपर्क में आने से नहीं फैलती। जैसे कैंसर, अगर किसी को कैंसर है तो एक जने को ही होगा, उसके साथ खाना खा रहे हो, बैठ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो असंक्रामक बीमारी है। यहाँ तक फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। संक्रामक रोग को हम बताएंगे आगे, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और मजा भी आ रहा होगा आपको पढ़ने में, क्योंकि मैं बेसिक से आपको लेके चल रहा हूँ और इससे ज्यादा डीपली और इससे ज्यादा अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे कंपटीशन दिए हैं, काफी साल हो गए, 2015 से मैं कंपटीशन दे रहा हूँ, बहुत सारे कंपटीशन मैंने पास भी किए, तो मुझे एक लेवल की नॉलेज है कि क्वेश्चंस कैसे पुट अप होते हैं, क्या हमको कॉन्सेप्ट देना चाहिए स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे यहाँ पर संक्रामक कम्युनिकेबल डिजीज की, संक्रामक बीमारी की, संक्रामक रोग। अब ये जो संक्रामक रोग है, जिसका मतलब होता है कि एक व्यक्ति एक व्यक्ति के द्वारा अगर दूसरा व्यक्ति संपर्क में आए, कम्युनिकेशन में आए, संपर्क में आए, तो वह संक्रामक बीमारी होती है। संक्रामक बीमारी या रोग होता है। क्या होता है भाई? संक्रामक रोग कम्युनिकेबल डिजीज होती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से बीमारी फैलती है। जितनी भी आपकी वायरस जनित बीमारी होती है, वायरल डिजीज, वायरस जनित रोग, जितने बैक्टीरियल डिजीज होती है, उनमें से काफी बीमारियां होती हैं जो संक्रामक बीमारियां होती हैं। ठीक है, आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा। अब जैसे संक्रामक किस तरीके से, माध्यम क्या हो सकता है, उनका मीडियम क्या हो सकता है, क्या मीडियम हो सकता है रोगों को फैलने का। अगर हम पानी पी रहे हैं, जल पी रहे हैं, किसी संक्रमित व्यक्ति ने वो पानी पिया और वही पानी हमने पी लिया, तो क्या हो गया, हमें भी रोग हो जाएगा। किसी ने कोई वस्तु उपयोग में ली जो संक्रमित है, मान लीजिए कोविड-19 को ले लीजिए, अगर कोई कोविड-19 से ग्रसित व्यक्ति है और उसी की कोई चीज या कोई वस्तु हमने यूज कर ली, तो हमें भी कोविड-19 हो जाएगा। फैक्ट है भाई, रियली हो जाएगा, क्योंकि वो संक्रामक बीमारी है। अगर किसी को एड्स है और उसी के साथ आपने सुरक्षित जीवन संबंध बना लिए, तो आपको भी एड्स हो जाएगा, संक्रामक बीमारी है भाई। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो ये किसी भी माध्यम से हो सकती है। अब हम बात करेंगे कि जितने भी डिजीज हैं, सबसे पहले मैं मोस्ट ऑफ तीन फैक्ट है उनको मैं बताऊंगा आपको। एक तो होता है आपका एपिडेमिक होता है आपका एपिडेमिक, एक होता है आपका पेंडेमिक। तो दो तो देख लो आप, सबसे पहले एपिडेमिक और पेंडेमिक। देखो पेंडेमिक का मतलब होता है विश्व महामारी, और एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी। अभी जो अपनी कोरोना जो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, इसको महामारी का नाम दे सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले जिस क्षेत्र से स्टार्ट हुआ फिर पूरे वर्ल्ड में ही फैल गया है। चीन वुहान शहर से स्टार्ट हुआ था, तो इस बीमारी को हम एपिडेमिक डिजीज बोल सकते हैं। पेंडेमिक डिजीज जो है आपका, ये पूरे वर्ल्ड में, जैसे इबोला वायरस था, कोरोना से पहले एक खतरनाक वायरस फैला था इबोला, तो ये पेंडेमिक के अंदर आ सकता है इबोला वायरस। और एपिडेमिक की बात करें तो जितने भी फ्लू होते हैं सारे के सारे, वो सब H1N1 वगैरह, जितने भी आपके स्वाइन फ्लू वगैरह होते हैं, ये सब एपिडेमिक में आ जाते हैं। कोविड-19 आपका एपिडेमिक में, महामारी में आ जाता है। तो ये कुछ फैक्ट इनको याद रखना है कि एपिडेमिक, पेंडेमिक, ये सब वर्ड क्या होते हैं, इनको आपको याद रखना है। तो आज हमने देखा कि जितने भी
बेसिक स्ट्रक्चर है इसका कि ह्यूमन डिजीज कहां से स्टार्ट होता है, क्या कितने प्रकार का होता है। अब हम इसमें जो इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सारे के सारे लोग ट्रिक से याद करेंगे। क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये आपको एक समझना चाहिए। क्वेश्चन कैसे बनते हैं मान लो में से आपसे पूछ लिया कि हैजा, सबसे पहले से पूछेंगे हैजा का वाहक कौन सा है, किस जीव, किस मतलब कि किस पैथोजन या किस रोगाणु की वजह से फैलता है। आपको चार ऑप्शन दे दिए, आपको दे दिया बैक्टीरिया, आपको दे दिया वायरस, आपको दे दिया इन्फ्लुएंजा और आपको दे दिया प्रोटोजुअन्स। तो आप बताओगे कि हाँ वायरस से होता है, विब्रियो खोलेरी नाम का एक वायरस उससे होता है, ठीक है आप बता दोगे। एड्स दे दिया, एड्स आपको पता है वायरस जनित रोग है, एचआईवी से होता है, एक ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस इसकी फुल फॉर्म है। तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, पैथोजेंस के क्वेश्चन बनेंगे। मैं आपको हर बीमारी का रोगजनक बताऊंगा, कौन सी बीमारी किस वाहक की वजह से हो रही है वो भी बताऊंगा। कंफ्यूजन यही हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बैक्टीरियल डिजीज की, जीवाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग। फिर हम बात करेंगे वायरस जनित रोग, वायरल डिजीज, वायरस जनित रोग। फिर हम बात करेंगे प्रोटोजुअन्स जनित रोग। फिर हम बात करेंगे हेलमिंथेस, एस्केरिस वगैरह जो आपके होते हैं, हेलमिंथेस, हाथी पांव, फील्ड पांव, एल्फेंटियोसिस वगैरह। और आपकी जितने भी आनुवंशिक रोग हैं उनको भी मैं डिटेल में स्टडी कर पाऊंगा। तो ये जितने भी हेलमिंथेस रोग कृमि से जो होने वाले हैं, कृमि होते हैं भैया, ये जितने ग्रुप होते हैं ना मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई वगैरह, उनमें से ये हेलमिंथेस, जैसे आपका पोरीफेरा, स्लेंटिटा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ये सब उन्हीं ग्रुप में से हेलमिंथेस। प्रोटोजुअन्स ये इनकी बात करेंगे, वायरस जनित रोग और जीवाणु जनित रोग। ये 1 2 3 4 5 आपके 5 जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इनको। अब आपकी इसमें 5 वीडियो बन जाएंगे। जीवाणु जनित में पूरा एक वीडियो हो जाएगा, वायरस जनित में एक वीडियो हो जाएगा, प्रोटोजुअन्स में एक वीडियो और बाकी इनमें एक वीडियो बन जाएंगे। तो ये इनसे क्वेश्चन बनना स्टार्ट होता है यहाँ से कि भाई जीवाणु जनित रोग कौन कौन से होते हैं। टीबी हो गया आपका, और भी काफी सारे रोग होते हैं। तो ये जो है यहां से क्वेश्चन बनेंगे, किसकी कमी से होते हैं, लक्षण क्या है, बचाव क्या है, उपचार क्या है। तो ये आज आई होप आपको आज समझ में आया होगा जो भी हमने बेसिक चीजें पढ़ी है ह्यूमन डिजीज के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप तो कमेंट मेंशन कर सकते हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।